Hi guys, today we are going to start chapter number first of class 11, that is sets. And guys, it is one of the most important chapter for class 11 and 12. Guys, ये important क्यों है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है, there are 3-4 चैप्टर्स जिनके लिए चैप्टर एज अ बेस काम करता है. अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से नहीं आया तो मे भी शायद वो चैप्टर आपको अच्छे से ना आ पाए. जैसे मैं बात करूं क्लास 11 का सेकंड चैप्टर ही है रिलेशन एंड फंक्शन, टोटली इस चैप्टर पे बेस है. प्रोबेबिलिटी टोटली इस चैप्टर पे बेस है. लाइक आपका 12th में आएगा रिलेशन एंड फंक्शंस, वो भी क्या है, इस पर ही बेस है. और ये चैप्टर गाइस है बहुत आसान, बस ध्यान से थोड़ा देखना और समझने की कोशिश करना मैं कह क्या रहा हूं. समझोगे तो इजीली समझ में आएगा. चलो स्टार्ट करते हैं. सेट्स. गाइस सेट्स है क्या? बेसिकली सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन. किस टाइप का कलेक्शन? सेट्स का मतलब तो कलेक्शन है. ऐसे क्या सारे कलेक्शन सेट्स होते हैं? क्या मैं कुछ किसी चीज का कलेक्शन बोल दूंगा क्या वो सेट होगा? नहीं गाइस. तो देयर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कलेक्शन व्हिच वी कॉल्ड सेट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं. जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी है, सेट क्या है? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. भाई यहां पे एक टर्म यूज हुई वेल डिफाइंड. गाइस यहां पर एक टर्म यूज हुई वेल डिफाइंड. अब गाइस वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? कोई भी चीज जिसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, और यू कैन से क्लियरली एक्सप्रेस्ड, जिसको मैं क्लियरली एक्सप्रेस कर सकूं, इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब समथिंग विच हैज प्रॉपर डेफिनेशन, और जो बेसिकली क्या हो, यूनिवर्सली सबके लिए सेम है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? सेट बोलेंगे. ऐसा कलेक्शन जो सबके लिए सेम है, ऐसा कलेक्शन जो सबके लिए सेम है, उस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे. बात समझ में आई गाइस? तो मैं तुम्हें एक दो कलेक्शन के एग्जांपल्स दूंगा, तो आपने ये सोच के बताना है कि क्या वो सेट है या नहीं. बात समझ में आ गई? सेट क्या है? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. गाइस यहां पर ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, एलिमेंट्स भी हो सकता है, और मेंबर्स भी हो सकता है. बात सेम है. वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स. तो चलो गाइस, मैं तुम्हें कुछ कलेक्शंस दे रहा हूं और आपको बताना है कि वो जो कलेक्शंस हैं कि वो सेट है या नहीं. जैसे मैंने पहले लिखा कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर. गाइस मैंने आपको एक बात बोली, कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, क्या ये सेट होगा? अब जरा इस चीज को समझना. मैंने बोला कलेक्शन, मैंने किसी बच्चे से बोला बेटा कलेक्शन ऑफ मंथ बताओ. तो जब भी हम कलेक्शन ऑफ मंथ की बात करेंगे तो कौन कौन से मंथ इसमें आएंगे? इसमें आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च एंड सो ऑन, कहां तक? दिसंबर. अब गाइस इस कलेक्शन को देखो, मैं दुनिया में कहीं पर भी किसी भी आदमी से ये बात पूछूं कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ ईयर, हर कोई इसी चीज को बोलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कहां तक? दिसंबर तक. क्या कोई ऐसा बंदा है जो इसमें मॉडिफाई कर सके, कोई इसके अलावा कुछ और लिख सके? नहीं लिख सकता. तो कलेक्शन ऑफ द मंथ ऑफ अ ईयर सबके लिए सेम. कलेक्शन ऑफ द मंथ ऑफ अ ईयर सबके लिए क्या है? सेम है. बात समझ में आई गाइस? तो इसका मतलब ये जो कलेक्शन है सेट है. तो कलेक्शन ऑफ द मंथ ऑफ अ ईयर इज अ सेट. अगला एग्जांपल देखना. मैंने बोला कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन विच रेन में अकर. ये कलेक्शन ऑफ इन विच रेन इज पॉसिबल. तो क्या ये सेट होगा? अब बात करते हैं कलेक्शन ऑफ मंथ इन विच रेन में अकर. अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं तो क्या पता वो बोलते सर जनरली हमारे यहाँ जून जुलाई में होती है, तो बोलते हैं जून जुलाई अगस्त. कहीं और मार्च अप्रैल में होती होगी तो वो बोलेगा मार्च अप्रैल. कहीं मतलब आपने क्या देखा, जब भी मैं इस कलेक्शन की बात करूंगा तो मुझे अलग अलग पर्सन से अलग अलग आंसर मिलेंगे, सबसे सेम आंसर नहीं मिल सकता. बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये वाला कलेक्शन सेट नहीं होगा. इट इज नॉट अ सेट.
ये चीज सेट नहीं है गाइस। समझ में आई बात? चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, मैं आप बोल रहा हूं जरा सोचना एक बार। अच्छा मैंने बोला कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्या वो सेट होगा? सोचो एक बार। मैंने बोला कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब गाइस एक बात ध्यान रखना, मैंने बोला कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब दुनिया में किसी भी बंदे से पूछ लो, वो क्या बोलेगा? इसमें इस कलेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो क्या बोलेगा वो? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, कहां तक जेड तक, सबके लिए सेम होगा। तो ये वाला कलेक्शन क्या होगा? वेल डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सेट। ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, सबके लिए सेम है, सबको पता है, सब इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये भी क्या है? सेट। मैंने अगला बोला कलेक्शन ऑफ इंग्लिश कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्या ये सेट होगा? तो जब मैं कलेक्शन ऑफ वोवेल्स की बात करूंगा तो हमारे पास सिर्फ 3 ही आंसर आएंगे। मैंने बोला वोवेल्स से कलेक्शन बनाओ तो 5 ही आंसर आएंगे। कौन कौन से आएंगे? ए ई आई ओ यू, सबका आंसर सेम होगा। ए ई आई ओ यू, सबके कलेक्शन में सेम एलिमेंट होंगे। ए ई आई ओ यू, सबके कलेक्शन सेम होंगे। तो इसका मतलब ये चीज भी क्या होगी? सेट होगी। ठीक है गाइस? अच्छा मैंने एक बोला कलेक्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो ये भी क्या है? सेट है। अच्छा मैंने बोला कलेक्शन ऑफ द नॉवल रिटन बाय चेतन भगत, क्या ये सेट होगा? गाइस ये भी सेट होगा, क्योंकि मुझे पता है चेतन भगत ने जो जो नॉवल लिखे हैं तो मैं उनका कलेक्शन बना सकता हूं। इसमें कोई और नॉवल थोड़ी आ जाएगी, जो उसने लिखे वही तो आएगी। तो ये भी क्या है? सेट है। बट अगर मैंने बोला कलेक्शन ऑफ द बेस्ट नॉवल रिटन बाय चेतन भगत, मैंने बोला कलेक्शन ऑफ बेस्ट नॉवल रिटन बाय चेतन भगत। गाइस मैंने बोला कलेक्शन ऑफ बेस्ट नॉवल रिटन बाय चेतन भगत, क्या ये सेट होगा? अब अगर आप मेरे से पूछो कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट नॉवल रिटन बाय चेतन भगत, तो मेरे कलेक्शन में एक भी बुक नहीं आएगी। मुझे उसकी शायद कोई बुक अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं कि नहीं लगती, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी और से पूछूंगा शायद उसको सारी अच्छी लगती हो, तो वो अपने अकॉर्डिंग इसमें सारी बुक्स डालेगा। किसी और से पूछूंगा शायद उसको एक दो अच्छी लगती हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो इस कलेक्शन में एक या दो बुक्स डालेगा। तो सबके लिए तो सेम ही कलेक्शन है। तो इसका मतलब ये चीज भी, ये वाला कलेक्शन भी सेट नहीं है। समझ में आया गाइस? अच्छा एक चीज और सुनना ध्यान से, मैंने बोला कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, क्या ये सेट होगा? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब किससे भी पूछ लो वो क्या बोलेगा? 1 2 3 4 5, सभी यही बोलेंगे, किसी का आंसर डिफरेंट नहीं होगा, सबके लिए सेम है। तो ये भी क्या है? सेट है। कलेक्शन ऑफ इंटीजर सेट है, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सेट है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर सेट है, सबके लिए चीज सेम है। किसी के लिए अलग से रियल नंबर नहीं आएंगे, जो हमारे लिए है वही उसके लिए, तो सबके लिए सेम कलेक्शन है। तो ये भी क्या है? सेट है। अब अगला क्वेश्चन है, एक चलो एग्जांपल और देखो मैं, जिनके बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं। मैंने बोला कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, मैं योर का मतलब जो तुम देख रहे हो, हर कोई अपनी अपनी क्लास के लिए लिख लो। तो मैंने बोला कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, क्या ये सेट होगा? तो गाइस अपनी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उससे एक क्वेश्चन पूछना, या किसी बाहर वाले से कोई बोलना कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑफ माय क्लास। तो जब वो लिस्ट बनाएगा तो उसमें वो सारे बच्चे आएंगे जो तुम्हारी क्लास में, तो सबकी लिस्ट सेम होगी। तो ये भी क्या है? सेट है। बट अगर मैंने बोला कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, कलेक्शन ऑफ
इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो गाइस क्या ये सेट होगा? अब इसका आंसर कैसे मिलेगा? अपनी क्लास में कम से कम 5-10 बच्चे के पास जाना और सबसे पूछना यार इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है, क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है। तो मे भी शायद सबका आंसर सेम ना हो, कोई मैथ में इंटेलिजेंट होगा, कोई इंग्लिश में होगा, किसके अकॉर्डिंग कोई इंटेलिजेंट होगा, किसी के अकॉर्डिंग कोई इंटेलिजेंट होगा, किसी के अकॉर्डिंग जिसके मार्क्स ज्यादा आते हैं वो इंटेलिजेंट होता है, किसी के अकॉर्डिंग जिसमें जो लॉजिक्स अच्छी लगाता है, जिसका दिमाग तेज होता है वो इंटेलिजेंट होता है। बात समझ में आ रही है? तो गाइस मैं यहां पर भी लोगों के आंसर वेरी करेंगे पर्सन टू पर्सन। इसका जो ये जो सेट है, ये जो कलेक्शन है वेरी करेगा, सबका आंसर प्रोबेबली सेम नहीं आएगा। तो सबका आंसर अगर सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये चीज भी सेट नहीं होगी। तो ये भी क्या है? सेट नहीं है। तो गाइस इन शॉर्ट में आपको बता दूं, कहीं पर भी अगर जनरली क्या जाए क्वालिटी आ जाए तो वो चीज सेट नहीं होती। क्वालिटी लाइक अच्छा एक क्वेश्चन और है, मैंने बोला जैसे हम लोग सेट पढ़ रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट है क्लास 11 का, मैंने बोला कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, मैंने बोला collection of questions in this chapter। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उनका कलेक्शन है। तो जितने भी बच्चे हैं, अगर मैं बोलूंगा कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है वो लिख के लाओ, सब सेम ही लिख के लाएंगे, सब जितने भी क्वेश्चन सारे लिख के ले आएंगे, तो सबका कलेक्शन सेम होगा। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? सेट होगा। अब मेरी बात सुनो, ये भी क्या है? सेट है। अब मेरी बात सुनो गाइस, मैंने बोला कलेक्शन ऑफ इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, क्या ये सेट होगा? अब हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग डिफिकल्ट क्वेश्चन अलग होगा, किसी को कोई आसान लगता है, किसी को कोई आसान लगता है, किसी को कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है और शायद दूसरे बंदे को वो वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगता। तो इसमें हर एक का आंसर अलग, हर एक का कलेक्शन अलग अलग होगा। तो ये वाला कलेक्शन सबके लिए अलग अलग है, तो इसका मतलब ये वाला कलेक्शन सेट नहीं। तो गाइस मैं ना एक अब थोड़ी सी कहते हैं ना इजी लैंग्वेज में आपको बताता हूं, कहीं पर भी क्वालिटी आ जाए या एडजेक्टिव आ जाए, ऐसे सेंटेंस सेट नहीं होते, या कहीं पर पॉसिबिलिटी आ जाए, जैसे वो था मैंने लिखवाया था फर्स्ट वाला कलेक्शन ऑफ मंथ इन विच रेन में आकर, जिसमें बारिश हो सकती है, तो वो तुम्हारा क्या है? सेट नहीं होगा। पता लगा है? क्योंकि बारिश तो पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर मैंने बोला था कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये तो क्वालिटी है बेसिकली कि किस कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं है, या तो बेटा ये भी सेट नहीं है। मैंने बोला कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो बेसिकली ये भी कैरेक्टर का एडजेक्टिव है, तो उसका मतलब ये भी क्या है? सेट नहीं होगा। तो जहां पर हम कह सकते हैं कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो बेसिकली क्या हो, सबके लिए सेम ना हो, और जनरली जो क्वालिटीज होती है इंटेलिजेंट हो, कहीं पर भी कोई क्वालिटी आ जाए, जैसे ये था इंटेलिजेंट, डेंजरस, टैलेंटेड, बेस्ट और इजी, और भी कोई ऐसा कोई वर्ड जिससे किसी को क्वालिटी का पता लगता हो, ठीक है भाई, तो वो चीज सेट नहीं। तो गाइस समझ में आ गई बात आपको कि सेट क्या नहीं होता। तो जहां पर भी अच्छा क्वालिटी हो या कोई पॉसिबिलिटी हो, वो चीज तुम्हारी सेट नहीं होती गाइस, ठीक है गाइस। तो अब समझ में मेरे ख्याल से आ गया कि क्या चीज, कौन सा कलेक्शन सेट होता है, कौन सा कलेक्शन सेट नहीं होता। अब आगे चलते हैं। हाँ, वेल डिफाइंड का मतलब होता है क्लियरली एक्सप्रेस्ड या इजी टू अंडरस्टैंड।
या जो सबके लिए सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड बोलते हैं। अब नेक्स्ट, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोल दो, एलिमेंट्स बोल दो, मेंबर्स बोल दो। अब सेट के बाद आता है, सेट इज ऑलवेज denoted by capital letters of English alphabet। सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लाइक दिस। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ए एक सेट है, ठीक है, और देखो भाई गाइस, ए एक सेट है, सेट हमेशा कर्ली ब्रेसिस में से बनता है, ठीक है भाई, सेट को हमेशा कर्ली ब्रेसिस से बनाते हैं। दूसरी बात, जो इसके अंदर आते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं या उसके एलिमेंट होते हैं। तो कहने का मतलब है, ए एक सेट है, इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो गाइस बात समझ में आ गई। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसे हमेशा कर्ली ब्रेसिस से बनाते हैं, और इसके अंदर इसके एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, और इसके एलिमेंट्स को हम लोग सेपरेट करते हैं कोमा से। जैसे बी एक सेट है, इसमें 2 एलिमेंट है, और इसमें कितने एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट थे। समझ में आया गाइस? चलो, तो इतना समझ में आ गया। एक बात और याद रखिए, जैसे मैंने लिखा सी 1 0 1, अब सी एक सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है, कहने को 1 0 1। गाइस ये चीज गलत है। क्यों गलत है? सेट के अंदर रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, तो सी इट्स नॉट अ सेट। तो क्या लिखेंगे, आर नॉट अलाउड इन सेट्स। सेट में कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होता। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है, सेट क्या होता है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाता है, कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखा जाता है और कॉमा से सेपरेट किया जाता है। अब आगे चलते हैं गाइस। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सपोज दैट ये एक सेट है ए, इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं बिलोंग्स टू, इसका सिंबल होता है ये, और डज नॉट बिलोंग्स, इसका सिंबल होता है ये। अब गाइस बिलोंग्स टू क्या होता है और डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है? जैसे ये एक सेट है, इसमें 5 एलिमेंट है, तो जो इसके एलिमेंट है ना वो इससे बिलोंग करेंगे, जो इसके एलिमेंट है वो क्या करेंगे, इससे बिलोंग करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, जो आपकी बुक है, मैथमेटिक्स की बुक है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ चैप्टर्स, है ना भाई। तो जो सेट चैप्टर है ये तुम्हारा 11 की बुक से बिलोंग करता है। बात समझ में आई गाइस? जैसे मैंने बोला अल्फाबेट लेता हूं मैं, तो जो ए है वो इंग्लिश अल्फाबेट से बिलोंग करता है, क्योंकि ए जो है इंग्लिश अल्फाबेट का एक एलिमेंट, एक मेंबर है, तो ये इंग्लिश अल्फाबेट से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो कोई भी चीज जो किसी सेट, कोई भी एलिमेंट जो किसी सेट का मेंबर होगा वो उस सेट से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। जैसे मैंने लिखा, क्या तू बिलोंग करता है ए से,
तो क्या इसका मतलब है, क्या 2 जो है वो सेट ए का मेंबर है? तो है तो 2। क्या 6 बिलोंग करता है ए से? क्या जो 6 है वो सेट ए का मेंबर है? तो नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या 5 बिलोंग करता है ए से? क्या जो 5 है वो सेट ए का मेंबर है? तो गाइस ट्रू। क्या 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए? क्या जो 0 है वो ए का मेंबर नहीं है? तो ट्रू। हाँ नहीं तो है। तो गाइस तुम्हें समझ में आ गया? तो जो सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं वो उस सेट से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग्स टू समझ में आ गया। नेक्स्ट, गाइस नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसको पढ़ने से पहले आपको ना फटाफट से कुछ सिंबल्स याद करने हैं, जो मैं लिख रहा हूं फटाफट से, आपको पता भी होंगे मेरे ख्याल से। सबसे पहला आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है? उस नंबर सिस्टम में जनरली क्या होते हैं? दो तरीके के नंबर थे, एक था रियल नंबर और एक था इमेजिनरी नंबर। नंबर सिस्टम में दो तरीके के नंबर होते हैं, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। फटाफट से इस पे आते हैं कि इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं। आप लोगों ने मतलब अभी तक नहीं पढ़ा, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे, बस याद कर लो एक बारी। कोई भी नंबर जो स्क्वायर रूट में हो और नेगेटिव हो, वो सारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। लाइक स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट -2 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं। इनको छोड़ के बाकी जितने भी नंबर है, मतलब दुनिया के सारे नंबर सिर्फ इनको छोड़, बस रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो जनरली रियल नंबर को हम आर से लिखते हैं, ठीक है। और इनको रियल नंबर कौन से बेटा? हम ये भी कह सकते हैं नंबर्स which can be represent on number line। वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे तुम्हारे क्या होते हैं? रियल नंबर। सारे रियल नंबर, बस इसको याद कर लो, रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सारे रियल नंबर। मैंने बोला 400 तो रियल नंबर, -2 रियल नंबर, 1/2 रियल नंबर, 6/5 रियल नंबर, 3/7 रियल नंबर, 10 की पावर 10,000 रियल नंबर, 1/, रियल। कुछ भी गाइस, कुछ भी, बस स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बाकी सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आते हैं क्या? रियल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको मैं P/Q की फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है। और वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर Q 0 नहीं होता, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और इरैशनल नंबर वो होते हैं जिनको मैं P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। आपने फटाफट से पढ़ा है कौन से नंबर इरैशनल नंबर होते हैं? अगर बोला जाए तो वो नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रियल। वो नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रियल, जो टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, वो सारे नंबर क्या होते हैं? इरैशनल। इनको छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं? रैशनल। 1 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर, 1/2 रैशनल नंबर, 3/5 रैशनल नंबर, और ये वाले नंबर भी रैशनल होते हैं, 1.333 ...
नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रीअकरिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग वाले भी क्या होते हैं रैशनल, बस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग वाले क्या होते हैं इररेशनल। इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इनको मैं जनरली मैंने एग्जांपल लिया एंड सो ऑन। गाइस मैं इसको बार की फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा, जैसे मैंने इसको लिखा है ना, मैं इन्हें कभी भी बार की फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो बस याद कर लो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, कभी कोई इरेशनल नंबर लिखना हो तो एक ऐसा पैटर्न बना दो जो ना ही टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही उसमें कुछ रीअकर हो रहा हो, उसको मैं बार की फॉर्म में ना लिख पाऊं, ठीक है। सेम पैटर्न मतलब फॉलो ना हो, जैसे एक तो ये था, मैं कोई और लिखूं 3 4 5 3 4 5 5 3 4 7 7 3 4 8 8 एंड सो ऑन चले जाएगा। तो ये क्या है इरेशनल नंबर, इसको मैं बार की फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हो स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5, वो सारे नंबर जिनका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो सकता वो सारे क्या होते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। हाँ, और रैशनल को हम ऐसे भी बोल सकते हैं वो सभी नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग हो, वो सभी नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग हो वो सारे भी क्या होते हैं रैशनल नंबर। समझ में आया गाइस? नेक्स्ट, इसके बाद आता है रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट, इररेशनल नंबर, और रैशनल नंबर फिर टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक आपके पास आते हैं इंटीजर्स और एक आपके पास आते हैं फ्रैक्शन। एक आपके पास आते हैं इंटीजर्स, एक आपके पास आते हैं फ्रैक्शंस। इंटीजर को हम लोग z से, फ्रैक्शन को हम लोग जनरली कोई सिंबल इतना है नहीं, आप f से लिख दो, f फॉर फ्रैक्शन। तो गाइस इंटीजर कौन से होते हैं? वो सारे नंबर ये वाले, या गाइस तो ये -3 -2 -1 0 1 2 3 ये तुम्हारे क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं, ठीक है गाइस। सिंपल नंबर मतलब वो सभी नंबर, फ्रैक्शन में कौन से आते हैं 1/2 3/5 4/5 -4/7, these all are fractions, जिसमें फ्रैक्शन डेसिमल आ गया मतलब। नेक्स्ट इंटीजर्स, अच्छा इस इंटीजर को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है, चार पार्ट्स हैं। पहला तुम्हारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है गाइस। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? इनका सिंबल होता है ये हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, एंड सो ऑन। अगला आता है नेगेटिव इंटीजर, इनका सिंबल होता है z माइनस। ये हमारे कौन से होते हैं -3 -2 -1। इसके बाद हमारे पास आते हैं थर्ड, हमारे पास आता है होल नंबर, इनका सिंबल होता है w। ये तुम्हारे होते हैं 0 1 2 3 4 एंड ऑल। एक और लास्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपके कौन से होते हैं? ये होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ, नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर सेम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब वैसे एक बात तो सुनना, मैंने इनके सिंबल बताया, ये सिंबल याद रखना आपको, मैंने सिंपल इसलिए बताया। नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है n होता है, होल नंबर का सिंबल क्या होता है w होता है, नेगेटिव इंटीजर का सिंबल z माइनस होता है, पॉजिटिव इंटीजर का सिंबल z प्लस होता है, और इंटीजर का z, रैशनल नंबर का q और रियल नंबर का r, बस यही सिंबल यूज होंगे,
अब गाइस एक बात सुनना ध्यान से, एक बात याद रखना बेटा, कुछ बच्चे ये गलती बहुत बारी करते हैं, जब भी वो पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं तो इसमें जीरो लगा देते हैं। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ये तो एक न्यूट्रल है। समझ में आई बात? दूसरी बात, इवन नंबर आपको पता है 2 4 6 8 जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऑड नंबर 1 3 5 7, मैंने इवन नंबर का कोई सिंबल नहीं होता, मैंने नहीं बताया, ऑड नंबर का कोई सिंबल नहीं होता, मैंने नहीं बताया। बच्चे इवन नंबर को ई से डिनोट कर देते हैं और ऑड नंबर को ओ से, ऐसा कोई प्री डिफाइंड सिंबल नहीं है। अगर आपको पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो बेसिकली अपने और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते, लाइक 2 3 5 7 एंड सो ऑन। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, अच्छा कंपोजिट नंबर जो प्राइम नहीं होते, लाइक स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा होता है 4 6 8 9 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया। अच्छा एक टर्म और यूज आती है बार, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? तो गाइस को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जैसे 2 and 5, क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं ना, तो ये को प्राइम नंबर है। 3 and 7 को प्राइम नंबर है। 4 and 5 को प्राइम नंबर है। ऐसे नंबर्स जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो गाइस आज जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया कि सेट क्या होता है और ये कुछ सिंबल्स बताए। नेक्स्ट सेशन में आगे पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही आपने बस पढ़ना है। और एनसीईआरटी में आपका 1.1 एनसीईआरटी का 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड ट्राई करना हो जाएगा, ठीक है गाइस। ओके।